जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो इसमें हम पार्ट 6 में जो श्वसन था उसे हम पढ़ चुके थे। उसका जो भाग 1 था उसको हम पढ़े थे, लेकिन उसका कुछ भाग बाकी था, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो पार्ट 6 में है श्वसन, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमने श्वसन में जाना था कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। तो बाह्य श्वसन में भी श्वासोच्छ्वास और गैसों के परिवहन के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही हमने अंतः श्वसन के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो श्वसन होता था, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। साथ ही हमारे जो पेशियां हैं जिसमें अवायवीय श्वसन किन परिस्थितियों में होता है उसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ चुके थे। साथ ही हमने कुछ क्रियाकलापें किया था और तालिका को भी भरा था। तो इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास की क्रिया को और भी विस्तार से। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो आज करेंगे क्रियाकलाप 2। तो इसके लिए हम एक गहरी सांस लेंगे और अपने जो हथेली है उसको उदर पर रखेंगे, पेट पर रखेंगे और उदर की जो गति है उसको अनुभव करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने हाथ को अपने उदर के ऊपर रखकर देख सकते हैं गहरी सांस लेकर कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो श्वसन के दौरान बच्च गुहा के माप में कुछ परिवर्तन होता है। तो इस क्रियाकलाप में हम कक्षा में ये सारी चीज करके स्वयं अनुभव करके भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में भी दूसरे लोगों से ये करवा कर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको गहरी सांस लेना होगा और फीता की सहायता से, जो माप करने के लिए फीता आता है उसकी सहायता से आप अपने बच्चे को माप लेंगे। जब आप गहरा सांस लेंगे उस समय उसको माप लेंगे और इस माप को नोट करेंगे और फिर पुनः उच्छ्वासन के बाद बच्चे का माप लेंगे। तो सांस गहरा लेंगे, उसके बाद उसका माप करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसका माप करेंगे और फिर इस चीज को अपने कॉपी में नोट करेंगे। फिर उसमें क्या अंतर आ रहा है उसको देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप सांस ले रहे हैं तब क्या हो रहा है, आपका जो पसली है वो फैल रहा है, जो आपका बच्च गुहा है उसका माप बढ़ जा रहा है। और फिर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके जो बच्च गुहा है उसका माप कम हो जा रहा है। तो इस तरह से इसमें अंतर आप देख पाएंगे। तो इस चीज को हम आगे और भी विस्तार से समझेंगे। तो बच्च के माप पर श्वसन का क्या प्रभाव होता है। तो जब हम नाक के द्वारा वायु को अंदर लेते हैं, हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, तो श्वसन की क्रिया सबसे पहले कैसे होती है, नाक के द्वारा। तो नाक के जो छिद्र हैं उससे हमारा जो हवा है जो हम सांस के रूप में लेते हैं उसको ग्रहण करते हैं। तो अब वायु नथुनों से होता हुआ नसा गुहा में चला जाता है। तो सांस के लिया हमने, सांस में लेने के बाद हवा वो नसा गुहा में चला जाता है। फिर नसा गुहा से होकर वो जो वायु है वो श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग भाग हमारे श्वसन की जो क्रिया है उसमें भाग लेते हैं। तो पहले नाक के द्वारा सांस लिया, फिर श्वास नलियों से होते हुए वो फेफड़ों तक चला गया। तो इस चित्र में हम चित्र देख सकते हैं, ये हो गया हमारा श्वास नली। नाक से होते हुए हमने सांस लिया, नासिका से होते फिर श्वास नली से होते हुए ये पहुंच गया हमारे फेफड़े तक। और ये जो पसलियां दिख रही है ये पिंजर है, ठीक है। ये कवर किया हुआ रहता है, फेफड़े के ऊपर एक कड़ा सा कवर रहता है जिसके कारण ये हमें धक्का वगैरह से भी बचाता है। और ये नीचे जो आकृति दिख रही ये है डायफ्राम। तो ये डायफ्राम भी सांस लेने में काफी मदद करता है। जो फेफड़ा होता है वो बच्च गुहा में स्थित रहता है ताकि वो वहां सुरक्षित रहे। और बच्च गुहा का पार्श्व में पसलियों से घिरा हुआ रहता है। जैसे हमने चित्र में देखा, जो बच्च गुहा है उसका अगला भाग क्या है, पसलियों से घिरा हुआ है।
एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है, जो पसली की परत है ये डायफ्राम कहलाती है और ये बच गुहा को एक आधार प्रदान करती है। और श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजरे की जो गति है वो सम्मिलित होती है। तो जब श्वसन की क्रिया होती है उसमें डायफ्राम और पसलियां दोनों ही काम करते हैं, तो दोनों के में गति होती है और जिसके कारण ये जो श्वसन की क्रिया होती है वो हो पाती है। तो अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। तो जब अंतः श्वसन होता है तो जो पसलियां होती हैं वो बाहर की ओर गति करती है और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करता है। तो यह गति हमारे बच गुहा के आयतन को बढ़ा देता है और वायु फेफड़े में आ जाती है, तो फेफड़ा वायु से भर जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, इस चित्र में दिख रहा है ना, तो जो पसलियां हैं वो भी फैल जाती हैं और ये डायफ्राम है वो नीचे की ओर आ जाता है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है और जब आयतन बढ़ जाता है तो उसमें हवा भर जाती है, फेफड़ों में हवा आ जाती है और फेफड़ा हवा से भर जाती है। उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती है। जब उच्छ्वासन होता है तो उस समय जो पसलियां होती है वो अंदर की ओर जाती है और जबकि जो डायफ्राम था वो ऊपर की ओर अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो डायफ्राम जिस स्थान पर था उस स्थान में आ जाता है, क्योंकि इससे पहले क्या था, डायफ्राम नीचे की ओर जाती है और पसलियां भी फैलती हैं और जिसके कारण वहाँ हवा आ जाती है, फेफड़ा में हवा आ जाती है। लेकिन जब श्वास को छोड़ना होता है उससे पहले क्या होता है, जो पसलियां होती है वो नीचे की और अंदर की ओर आने लगती है और डायफ्राम जो होता है वो भी नीचे से ऊपर की ओर आने लगता है और इससे बच गुहा का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है और वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। तो हवा अंदर आने से पहले क्या हुआ, जो पसलियां हैं वो फैल गई, जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर चला गया, आयतन बढ़ गया। तो आयतन बढ़ने से वहाँ फिर हवा खींच ली गई तो फेफड़ों में हवा भर गई। फिर जब उच्छ्वासन हुआ तो उस समय क्या हुआ, जो पसलियां हैं वो नीचे और अंदर की ओर आ गई और जो डायफ्राम था वो अपने पूर्व अवस्था में, जो नीचे चला गया था वो ऊपर आ गया और जैसे ही वो चीज़ दबने लगा तो उसका आयतन कम होने लगा और आयतन कम होने से जो फेफड़े में हवा था वो धकेल कर बाहर निकाल दिया गया। तो इसको हम गुब्बारे की सहायता से भी देख सकते हैं। तो जब गुब्बारा को हम उसमें हवा भरते हैं तो वो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ जाता है, फिर जब उसको दबाते हैं तो गुब्बारे को तो धीरे धीरे उससे हवा बाहर की ओर निकल जाती है। तो यही परिस्थिति यहाँ भी देखने को मिलती है। तो देखिए इसमें क्या है कि आयतन बढ़ जाने से क्या है, उसमें हवा भर गई और ये दूसरी परिस्थिति में डायफ्राम भी ऊपर की ओर चला गया, पसलियां भी अंदर की ओर खींचने लगी और जो उसके अंदर हवा थी वो हवा बाहर की ओर धकेल दी गई। तो ये दो परिस्थितियां इसमें दिखाया गया है। अब देखते हैं जंतुओं में श्वसन किस प्रकार का होता है। तो हमने देखा मानव में किस तरह का श्वसन होता है, तो अन्य जो जंतुएं हैं तो उनमें श्वसन किस प्रकार का होता है। तो कुछ जंतु जैसे हुए केंचुआ, मछली, तिलचट्टा, टिड्डे आदि जो जंतु हैं उनमें फेफड़े नहीं होते हैं। तो फिर फेफड़ा नहीं होता तो वो श्वसन कैसे करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कुछ जीवों के द्वारा ये किस प्रकार से होता है बिना फेफड़े का श्वसन। तो सबसे पहले हम केंचुआ को देखते हैं। केंचुआ की त्वचा पतली और नम होती है। तो आपने मिट्टी में अक्सर केंचुआ को देखा होगा, तो वो कैसा दिखता है, एकदम गीला गीला जैसा दिखता है और उसकी जो त्वचा होती है वो काफी नमी युक्त होती है, भींगा भींगा जैसा लगता है। तो इनकी त्वचा से गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। तो इसकी जो त्वचा है उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है, गैसों के आदान प्रदान की क्रिया होती है, तो उसमें अलग अलग अंग भाग लेते हैं, फेफड़ा भी भाग लेता है। तो लेकिन ये जो जीव है जैसे केंचुआ हुआ, इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो उसके जो त्वचा है उसके द्वारा होती है। तो इसमें ये जो त्वचा होती है उसकी, तो वो पतली होती है और नम त्वचा से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। तो उसकी त्वचा ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है।
देखिए इसमें चित्र में दिखाया गया है केंचुआ को, तो इसको आपने मिट्टी में जरूर देखा होगा। तो इसमें जो त्वचा होती है वही ऑक्सीजन लेती है, फिर त्वचा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के बाद छोड़ दी जाती है। तो यह श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ती है, ऑक्सीजन लेती है उस त्वचा से, फिर त्वचा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देती है। तो इस प्रकार केंचुआ श्वसन क्रिया अपनी त्वचा के द्वारा करता है। ये हो गया केंचुआ की बात। अब हम एक जीव है मेढक, उसके बारे में देखते हैं। तो हम जानते हैं कि मेढक पानी में भी रहता है और मिट्टी में भी रहता है, स्थल में भी रहता है और जल में भी रहता है। और आपने यदि मेढक को देखा होगा तो जब मेढक बहुत छोटा होता है तो वो मछली के जैसा लगता है। हम मछली और छोटी मछली और मेढक में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मेढक होता है स्थल और जल दोनों में रहते हैं। तो इनमें दो प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो स्थल भाग में जब वो होता है तब वो फेफड़े के द्वारा सांस लेता है, और जब पानी के अंदर होता है तो वो अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। जैसे केंचुआ अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है और मनुष्य फेफड़े के द्वारा। तो जो मेढक होता है वो पानी के अंदर जब होता है तो उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो उसके त्वचा के द्वारा होती है, और जब वो स्थल भाग में होता है तब वो फेफड़े के द्वारा करता है। और जब वो बहुत छोटा होता है, जब उसको हम मछली से अंतर नहीं कर पाते हैं, तो उस समय उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है तो मछलियों में जिस प्रकार गिल के सहायता से होता है तो उसमें भी गिल की सहायता से होता है। तो देखिए ये मेढक में श्वसन अंग। तो ये है मेढक, मेढक में ये जो दिख रहा है ये है फेफड़ा और ये इसका त्वचा। तो इस प्रकार से इसमें श्वसन की क्रिया होती है। अब देखते हैं तिलचट्टा। तो घर में आसानी से आपको तिलचट्टा दिख जाता होगा। तो तिलचट्टे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को श्वास छिद्र कहते हैं। इसके शरीर में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। जो तिलचट्टा होता है उसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए एक वायु नली का जाल बिछा होता है, और इस जाल को श्वासनाल या वातक कहते हैं। तो ये जो जाल जैसा दिख रहा है ये है श्वासनाल, ये है तिलचट्टा। आपने देखा होगा तिलचट्टा को। तो तिलचट्टा जो होता है अपने श्वासनल के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नलों में जाकर शरीर के जो उत्तक होते हैं उत्तक से होकर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और फिर श्वास रंध्र से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जो श्वास नल होते हैं वो श्वास जो ये हवा है उसके आदान प्रदान में सहायता करता है, मतलब उसको श्वसन की क्रिया में सहायता कौन करता है? श्वासनल। जल में रहने वाले अनेक जो जीव हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? तो जैसे मेढक हुआ वो त्वचा से कर लेता है। तो जो मछलियां होती है वो पानी में रहती है। तो पानी में रहने वाले जो मछली जैसा जीव है वो गलफड़ा या क्लोम या गिल उसमें पाया जाता है, जैसा यहाँ चित्र में दिख रहा है। चित्र में दिख रहा है ना, तो ये है गिल, ये जो है ये गिल है। तो मछलियां का जो गलफड़ा होता है, क्लोम या गिल उसको कहते हैं। तो गिल जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग श्वास के लिए करते हैं। श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें उसके लिए वो जल में पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसका उपयोग करता है। गिल मछली के सिर के ऊपरी भाग में दोनों तरफ होता है। तो आप मछलियां देखे होंगे और यदि नहीं देखे हैं तो बाजार जब जाएंगे तो आप ध्यान देंगे मछली के दोनों तरफ गिल देखेंगे। तो उसके सर के दोनों तरफ होता है गिल। गिल में रक्त वाहिनियां काफी संख्या में होती हैं और इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये गिल की सहायता से गैसों का आदान प्रदान करता है मछली। तो हमने देखा कि जीव जो हैं वो श्वसन की क्रिया करते हैं। तो जो
सजीव है, जैसे पौधा है, तो पौधे में भी क्या श्वसन की क्रिया होती है? पौधे भी श्वसन करते हैं। तो इसमें श्वसन के लिए क्या रचनाएं होती हैं, तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो पौधों में श्वसन, तो आप जानते हैं कि पौधों की पत्तियां एवं अन्य भागों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो जिसे रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। तो रंध्र के द्वारा ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो हवा में जो ऑक्सीजन है उसको वो रंध्र की सहायता से अंदर ले लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। इसके बाद श्वसन की क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ देते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी अन्य जीवों की तरह ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है। तो जैसे श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है, तो उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं उसमें भी ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। तो इस प्रकार इस अध्याय में हमने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। तो सभी जीवों को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते और बाकी जीव भी अपने ऊर्जा के लिए श्वसन की क्रिया करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि श्वसन हमारे लिए और सभी जीवों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ पाठ को आप समझ गए होंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन की प्रक्रिया आवश्यक है। यह भोजन में संचित जो ऊर्जा है उसको निर्मुक्त करती है। श्वसन द्वारा लिए गए ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के विखंडन में किया जाता है और इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। फिर हमने जाना कि ग्लूकोज का विखंडन जीवों की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच जाता है और वहां कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होता है। जब भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग से होता है, जब ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं और जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। एक प्रश्वास या एक उच्छ्वास एक श्वास कहलाता है। तो एक प्रश्वास और एक उच्छ्वास एक श्वास कहलाता है और कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। शारीरिक व्यायाम से श्वसन दर बढ़ जाती है। मानव में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है और जो केंचुआ होता है, केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी नम त्वचा के द्वारा होता है और मछलियों में श्वसन क्लोम गिल द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन जीवों की तरह ही होता है और तिलचट्टा में श्वसन रंध्र द्वारा, जो श्वसन नलिका होती है उसके द्वारा श्वसन की क्रियाएं होती है और मेढक में फेफड़ा और त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से हमने विस्तार से श्वसन के बारे में जाना। तो आप इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।